Good afternoon, sir. Happy Independence Day and namaskar from my side. Happy Independence Day. It's my joy that you decided we will talk on Independence Day. Vande Mataram. Yes, yes, sir. Actually, आज के इंडिपेंडेंस डे में जब हम ये सर जो SSIP जो आज डिस्कशन का प्रोग्राम है, it has so many outcomes. What the listeners are there after hearing to this audio video session later on, they will get something a great thing. लेकिन मुझे सर मैं एक शुरू करूंगा लाइट मोड में. मुझे एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद आता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है या चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे मिलाने की साजिश की है. ये तीन चीजों में ये लागू होता है. आप जब वलसाड से गए थे तब मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था कि आपके साथ मैं कहीं सेशन करूं और कुछ ऐसा आउटकम बेस्ड पॉइंट हो कि जो इन जनरल पीपल को या पब्लिक को, स्टूडेंट को, फैकल्टी को बहुत काम में लगे, ऐसा फ्रूटफुल डिस्कशन हो. तो आज हम ये ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं. दूसरा, आज का दिन बहुत नेक है सर. आज 15 अगस्त का दिन है और मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि ये डायलॉग जो है खास करके हमारे नेशन के लिए बताना चाहिए कि इतनी शिद्दत से मैंने आपको चाहा है, मैंने मेरे राष्ट्र को चाहा है कि हर जर्रे ने मुझे आपकी प्रगति के लिए मुझे मीडिएटर चुना है और मेरे जैसे बहुत लोग मीडिएटर है जो ये कड़ी में जुड़ते जाएंगे. और जो उन्नत भारत है, श्रेष्ठ भारत है, मेक इन इंडिया है, ये सारे कंसेप्ट जो है अगर अपनी रफ्तार पकड़ेंगे, सरकार बहुत अच्छा प्रयत्न कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो बेहतरीन होगा. सो आप मुझे हमेशा कहते हैं कि मुझे सर मत कीजिए क्योंकि आप मुझे अपने बड़े भाई की याद दिलाते हैं. तो यस, आई विल कॉल यू शंकर भाई. There is no issue. And now आपको अपना एक ब्रीफ दे दीजिए कि जो लोग लेटर ऑन, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि हम ये ऑडियो वीडियो का बेसब्री से इंतजार करेंगे. तो सर आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ दीजिए कि लोगों को जानकारी मिले. मेरी चाहत ये थी बचपन में कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं. एंड इफ यू रिमेम्बर 1960s और 70s के दरमियान इंडिया वाज अ सोशलिस्ट कंट्री. तो चूंकि इंडिया सोशलिस्ट कंट्री था तो वहाँ एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री था. इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, IIT में पूरे साल का फी 200 रुपया था और हॉस्टल का फी था 100 रुपया. सो इट वाज ऑलमोस्ट फ्री. इनफैक्ट इवन माय फादर वाज अ पोस्टमैन, बट हमारा फी हमको भी बहुत इजीली अफोर्डेबल था, पूरे साल में 300 रुपया. एंड दैट्स व्हाई मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है अपने देश के बारे में. लेकिन हुआ ये कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था उन दिनों. फर्स्ट बैच ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस शुरू हुए थे 1980 में. तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ वहाँ पर जॉब्स नहीं थे. एक ही जॉब था उन दिनों, TCS, टाटा कंसल्टेंसी. तो मैंने ज्वाइन कर लिया. लेकिन उन दिनों देयर वाज नॉट मच गोइंग ऑन इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री विद इन इंडिया, इसलिए हम लोगों को सब बाहर भेजा जाता था. सो आई एंडेड अप इन अमेरिका, USA. एंड जब मैं जा रहा था ऑन द वे आई मेट समबडी. तो ऐसा हुआ कि हम दोनों ने डिसाइड किया हम शादी करेंगे. सो बट वो PhD कर रही थी वहाँ. 5 years का PhD प्रोग्राम होता है मिनिमम. तो हम वहीं पर थे. मैंने मास्टर्स कर लिया एंड TCS के बाद में. लेकिन वहाँ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया की इंडस्ट्री एंड USA में बहुत ज़्यादा था उन दिनों. प्रैक्टिकली वी वर इन द वेरी अर्ली डेज of the computer revolution. वहाँ एक सेल फोन भी नहीं था इंडिया में उन दिनों. मैं 1987 की बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट सेल फोन सर एक्सट्रीमली रेयर, मिलिट्री के पास थे उन दिनों. सो हुआ ऐसे कि मैंने सोचा 6 महीने, 1 साल, 2 साल रहेंगे, तो देखते देखते 30 साल कट गए. एंड इन दोज 30 years मेरा ज़्यादातर काम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड थोड़ा बायोटेक इंडस्ट्री में रहा. एंड इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव. लेकिन एवरी 2 years हम जब इंडिया आते थे तो लगता था अरे यार कितनी देर वहाँ रहेंगे, वी हैव टू कम बैक. एंड हो नहीं पाया बिकॉज देयर वाज दैट गैप. बट अब वो गैप बहुत कम रहा है. इनफैक्ट आई वुड से टेक्नोलॉजी वाइज और एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नो हाउ, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड. आप लोग न्यूज़पेपर में तो सुनते ही होंगे एवरी डे कि सुंदर पिचाई इज द CEO ऑफ गूगल and Satya Nadella is the CEO of Microsoft. IBM में भी Indian CEO है.
रवि नारायण. So the difference between intellectual जो capital है हमारे पास and जो दूसरे देशों में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में, is very low. So difference is now in infrastructure. अभी तक हमारा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लैकिंग है. सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं. We have all the infrastructure we need in terms of IP law, in terms of technology, सब कुछ है. And that's why you're seeing more and more companies. Software में प्रगति हो रही है. TCS is now more than $100 billion company. So there'll be more and more progress. The challenge is कि अभी तक जो वातावरण है, the attitudes change होने को time लगता है. In general, we are a conservative culture. We believe in traditions, where we believe in रीति रिवाज, which is all good. लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि risk tolerance भी थोड़ा कम है. There are very few groups in India. जैसे गुजरात is the most progressive in business. इसलिए मैं गुजरात आया. वैसे तो I am actually from Goa and Karnataka, and I grew up in Bombay. लेकिन गुजराती मुझे आती भी नहीं थी when I came here. પણ 3 વર્ષમાં બહુ સરસ ગુજરાતી આવડી ગઈ. So the whole idea is to adapt to Like little bit like game show, Majama show, like that, sir. well, beyond game show, Majama show. Now I can sing Yeah. and dance in Gujarati also, like Morbani Than Ghat Kare. So the most important thing is कि India is now evolving as a country. पहले के जमाने में क्या होता था, हम अपने स्टेट में ही रहते थे, या हम अपने प्रांत में ही रहते थे, या हम अपने कम्युनिटी में ही रहते थे. कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई हिंदू, कोई मुसलमान. But all that has changed in the last 30 years. India has truly evolved to become a global marketplace, and also you can see that शादियां हो या rituals हो, साथ में होना बढ़ गया है. And languages में भी सब लोग, बॉलीवुड तो सबको प्रिय है. So lot of, in fact जब आपको हम मिले थे कश्यप भाई, हमने बॉलीवुड डांसेस किए थे इतने सारे. So that's the whole idea. There is a common culture that has evolved, जो बहुत strong है. हमारे जमाने में भी था. 1960s to 1980s we had Hindi movies, but अब तो पूरा it has become the lifeblood. Every बच्चा, whether he is in Tamil Nadu or in Kashmir, knows Bollywood songs, and there are national songs from other languages also, like Jhingat from Bombay, या मोरबनी थन गाट करे, या there are these Ghumars from Rajasthan, or Baul Sangeet from Kolkata. So now it's becoming really one melting pot. All over India, you'll see like dal bati bhi milegi, ऊंधियो भी मिलेगा, फाफड़ा जली भी मिलेगी in many places. इडली सांभर से लेकर आपको क्या कहते हैं उसको, पराठे तक, you can get in many places in India. बड़ा मुश्किल रहता है कि जब आप बाहर फॉरेन टूर पे रहते हैं या बाहर टूर पे रहते हैं, तो आप ये सारी चीजें, मुझे आपकी बात पे से लगता है कि आप बहुत मिस करते होंगे ये सब चीजें. मिलता तो है लेकिन बहुत लिमिटेड मिलता है. क्वालिटी में डिफरेंस होता है. अगर आपको देसी खाना है तो देश में ही आओ, और अगर गुजराती खाना है तो गुजरात में ही you'll get the best गुजराती खाना. But so as you go away from the epicenter, ज्यादा नहीं दिखाई देगा. Like दाल बाटी खानी है तो it is good to be with the राजस्थानी. और अगर आपको लिट्टी चोखा खाना है तो बिहारी के साथ दोस्ती कर लो. So unfortunately I have friends in every state. So मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उनका जो खास गाना है, खाना है, डांस है, म्यूजिक है, सीखता हूँ. So the reason I'm saying that is India is maturing as a country. You will see much more collaborations across the globe, within India, everywhere. And there are organizations like TIE. I was one of the 40 founding members of TIE, the Indus Entrepreneurs, that crosses across even national boundaries. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, ये सब देश साथ में मिलकर TIE शुरू हुई थी. And you'll see that entrepreneurs, business people have to work with people literally around the world. China ho ya Russia ho ya America ho, we have to work together because technology में differences होते हैं, availability में differences होते हैं, कहीं oil ज़्यादा है, कहीं oil कम है, and so on. So to answer your question, India में सब कुछ है अभी. We have the technology, we have the क्या कहते हैं उसको, brain power. So what is missing? शायद हम में अभी तक वो दृढ़ता नहीं है. We don't have the
what should I say, determination. passionate सॉफ्टवेयर में तो effort. हो गया, सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी हो चुका है, and you'll see so many great software companies. भी हार्डवेयर में, मैन्युफैक्चरिंग में शायद हमें और थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, because China has been dumping at a very low cost. So उस वजह से पूरी दुनिया चाइना के सामने झुकती है आजकल, because China has been reducing the cost to the minimum, and there are various reasons for that. Even हमको इंडिया में भी compete करना मुश्किल हो गया है, but it makes sense कि ये जो पैंडेमिक में अगर हमने एक बात सीखी है वो ये कि दूर दूर से चीजें ट्रांसपोर्टेशन गारंटी नहीं होता। अभी अगर आप न्यूजीलैंड से कीवी फ्लाई करके लाओ, अगर मेक्सिको से एवोकाडोस ले आओ, ये बहुत महंगा पड़ता है, ट्रैवल में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्वालिटी में भी महंगा पड़ता है। मेनी थिंग्स कैन ग्रो राइट हियर। इसके लिए आजकल एवोकाडो फार्म शुरू है इंडिया में, कीवी फार्म शुरू है, एंड ये बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई जैसे ये फोन्स भी बनाने हैं, हर फोन में राइट नाउ देयर आर कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना, हर फोन में देयर इज टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम यूरोप। सो धीरे धीरे वी हैव टू बिकम मोर आत्मनिर्भर, उसमें कोई शक ही नहीं है। एंड हमारे में ताकत तो बहुत है, टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स एम्फोसिस ऑन एजुकेशन। पहले से आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s 60s में AIIMS या IITs and all establish किए गए थे, and उसके results अब दिखाई दे रहे। Literally we have some of the best doctors in the world. अमेरिका के 40% doctors come from India, and something like 15 to 20% engineers also come from India. So लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। अगर कमी होगी या अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो वो ये है कि हमें पूरा टाइम गवर्नमेंट जॉब पे या स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब से थोड़ा से हट कर रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, या प्राइवेट कंपनी, अभी जो बड़ी कंपनीज है वहाँ इनोवेशन हमेशा स्लो होता है। अगर हम छोटे कंपनीज में इनोवेट करें, नई आइडियाज ट्राई करें और उससे हम डेवलप करें, तो फिर बाद में बड़ी कंपनी से मार्केट भी कर सकती है, जैसे अभी ऑलरेडी होने लगा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये इनोवेशन का कल्चर डेवलप करें। तो मैंने आपके छोटे से जवाब का लंबा सा आंसर दिया सर। नहीं पक्का सर, आज का जो दर्शक ये सेशन बाद में देखने वाले हैं उनको मैं जरा ब्रीफ दे दूं कि being I am just hosting or doing this session as a host, myself Kashyap Mukhariya, working as the head of the electrical department at Government Engineering Global Valsad। हम शंकर हेमाड़ी जी से बहुत हंसते हंसते और काफी सारी जो उन्नत भारत अभियान के लिए जो चीजें चाहिए उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे 12-15 सवाल या 10-12 सवाल का डिस्कशन करने वाले हैं। और बहुत लाइट मूड में ये सेशन जा रहा है। सेशन के अंत में भी सबके लिए थोड़ा सरप्राइज रहेगा। और सर मैं अभी स्ट्रेट आपको मेरे पहले सवाल पे आता हूँ कि जैसे हमने बात किया कि इंडिया में सारी चीजें है, पोटेंशियल है, यूएस में बहुत सारे इंडियंस यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज के सेशन में ऐसा कुछ आएगा कि हम कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं तो फिर क्या ऐसा रह जाता था कि हमें पूरा वो जो है डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप कंट्री की ओर जा सकते हैं और पूरा आत्मनिर्भरता की ओर हम जा सकते हैं। आत्मनिर्भर हम कई सारे हिस्से में है, लेकिन हमें पूरा आत्मनिर्भर बनना है तो हम क्या कर सकते हैं। सर मेरा पहला प्रश्न रहेगा, बेसिकली what will be a real meaning of Atmanirbhar which gives satisfaction to each and every individual? Well, अगर आपने रास्ते में देखा है, आपको क्या लगता है कि कितने साल लगेंगे अगर पूरी आत्मनिर्भरता नहीं है तो किस रफ्तार से हम जाएंगे और कितने साल में हम वहां तक पहुंचेंगे? Honestly, अगर हर नागरिक ने, if every one of us decides आज ही कि मैं अपने आप कुछ करने लगूंगा, तो within a day we can all become आत्मनिर्भर। The problem is that हमें एक टाइप की डिपेंडेंसी बनी है कि हमें हमेशा लगता है कि कोई और मुझे नौकरी देगा। जब मैं इंडिया छोड़कर चला गया था 1987 में जनवरी में, मैं भी जॉब ढूंढता था, मैं भी TCS में था, एंड TCS इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज दैट आई वर्कड विद, इसीलिए तो TCS इतना बढ़ गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है कि हमेशा कोई माँ बाप हमें मदद करेंगे, उससे क्या होता है कि लोग नहीं है एट द टॉप जो कि इतनी सारी कंपनियां खोले। सो हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस एरिया में हम खुद कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको।
2 दिन पहले मैं बात कर रहा था मेरे दोस्त डॉक्टर अंजन रे, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अध्यक्ष है। एंड अंजन जी ने एंड उनके टीम ने देहरादून में एक अच्छी टेक्नोलॉजी निर्माण की है, जो कि दूसरे देशों में था, बट उन्होंने अपने तरीके से पैटेंट बनाया है, पैटेंटेड टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे यू कैन टेक एनी ऑयल, जैसे लिंसीड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो या जो यूज्ड ऑयल हो घर में जो बनता है, या कहीं भी ऑल काइंड्स ऑफ ये जो एडिबल ऑयल, उसको कन्वर्ट करते बायोडीजल में। इंटरेस्टिंग थिंग इज उन्होंने टेस्ट करके दिखाया कि इंडिया में कमर्शियल फ्लाइट फ्लाई किए यूजिंग बायोडीजल, मतलब जेट फ्यूल बनाया, जो कि सबसे मुश्किल होता है। एंड अब उन्होंने ऐसा टेस्ट करके दिखाया कि एक छोटा प्लांट हर गांव में बना सकते हैं। हम इतना ऑयल यूज करते हैं, हम नारियल यूज करते हैं, वी यूज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैव द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग बायोडीजल। सो अंजन इज ऑफ द ओपिनियन कि हर गांव में एक बायोडीजल का प्लांट बने तो इंडिया विल बी कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर ऑन यूजिंग पेट्रोल। हमें दूसरे देशों से पेट्रोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें लैकिंग क्या है? टेक्नोलॉजी तो अपनी है, फ्री एंड क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, किसी देश पे डिपेंड नहीं होना है। हमारा खुद का जो कार्बन कंजम्पशन है, मतलब चाहे तेल हो, लकड़ा हो, ऑल दोस थिंग्स, वी हैव प्लेंटी। तो रॉ मटेरियल्स तो ऑलरेडी है इंडिया में, सोलर एनर्जी भी बहुत सारा है। सो प्रॉब्लम यह है कि कोई छोटे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो अपने गांव में छोटे से तरीके से विद वेरी लो कॉस्ट एक बायोडीजल का प्लांट बनाया। अगर हर गांव में ऐसा प्लांट बने तो इमेजिन हमें दूसरे देशों से ऑयल भी नहीं खरीदना पड़ेगा, एटलीस्ट नॉट द क्वांटिटी जो हम अभी बाय कर रहे हैं। सो इन एवरी पॉसिबल वे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट इन मेनी केसेस रॉ मटेरियल्स भी है। सो फर्क यही है कि हमें जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो लीडरशिप चाहिए, वो थोड़ा सा लैकिंग है, या उसमें हमें काम करना है। एंड लकीली और फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि हर नागरिक ये सोच रहा है कि मैं कैसे आत्मनिर्भर बनूं, हाउ कैन आई बी सेल्फ रिलायंट। नाउ सेल्फ रिलायंट डज नॉट मीन इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी एल्स, इंटरडिपेंडेंसी तो होगी ही है। सो परस्पर निर्भरता भी होगी। तो अगर मैं कुछ बनाऊं और आप कुछ बनाए तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा फैक्ट्री का ऑयल है जो वेस्ट हो रहा है, अगर मैंने बायोडीजल का प्लांट यूज बनाया तो आपसे मैं आपका ऑयल लेकर आपको बायोडीजल वापस दे सकता हूँ। सो ऐसे परस्पर निर्भरता भी होती है। इट इज नॉट लाइक ईच वन बिकम्स एन आइलैंड और मैं अकेला रहूंगा और आप अकेले रहेंगे। सो मेरा इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन हमें धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना जरूरी है। एंड आज अगस्त 15 अगर हम ऐसे प्रतिज्ञा करें कि हम कुछ करेंगे खुद ही, जैसे वलसाड़ के लोग वलसाड़ में ही कुछ करेंगे और या झगड़िया के लोग झगड़िया में करेंगे, गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमने पैंडेमिक में देखा है कितने लोगों को सिटी से गांव जाना पड़ा। तो क्या जरूरत है कि हम सिटी में ज्यादा ओवर क्राउडिंग करें? मैं अभी बड़ौदा में हूँ, पहले मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे बहुत क्राउडेड हुआ है, तो बड़ौदा में अच्छा लगता है। इनफैक्ट बड़ौदा से थोड़ा अगर बाहर जाओ, पादरा में इतने सारे वेजिटेबल्स बनते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो जोरदार है। There is no problem with high-speed internet in many places around India. Even most of your phones even have 4G, and it will only get better. So there is no problem. Connectivity अच्छी है, लोगों का भेजे में कोई कमी नहीं है। अगर जैसे मैंने कल थोड़ा सा ज्यादा हेयर कट किया एक तरफ, तो मुझे दूसरी तरफ हेयर कट किया तो मुझे पूरा बाल उड़ाने पड़े। बाल नहीं होंगे लेकिन दिमाग तो है ना। तो हर एक को भगवान ने हर एक को अकल दी है। किसी को क्रिकेट में अकल होगी, किसी को म्यूजिक में अकल होगी। जैसे अपने सर है कश्यप सर, नॉट ओनली इज एन वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड इन्होंने इन्वेंशंस किए आईओटी में, ये तो अच्छा डांस भी कर लेते हैं और हमने इनके साथ खूब डांस किया, गरबा भी किया। सो ईच वन ऑफ अस हैज समथिंग स्पेशल टू ऑफर। अगर हम ये साथ में ले आए टेपेस्ट्री की तरह, तो ईच वन ऑफ अस कैन क्रिएट समथिंग जो हर एक को मतलब इंटरडिपेंडेंसी भी स्ट्रांग हो जाए। ऐसा मेरा विचार है। आपसे बात करना चाहूंगा। While I was hearing to AICT chairman as another person, उसके इस में बात करता हूँ कि
राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्कूल से ही, जैसे वो जो उनका जो सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वैसे ये भी एक इनोवेशन भी है, बहुत मायने रखता है। बच्चे अगर स्कूल से ही जागृत होने लगते हैं तो वो बड़ी चीज करते हैं, वो अपने घर में आकर डिस्कस करते हैं, भले अपने पेरेंट्स पढ़े ना हो लेकिन डिस्कस करेंगे, सर मैंने आज क्लास में ऐसा इनोवेटिव बनाने का कुछ आइडिया सोचा था और मैं करके आया था, तो वो ये करेगा। दूसरा सर, जो ये कड़ी में जो नौजवान है भारत के, जो काफी अच्छा प्रतिशत है, और जब बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है या किसी और स्ट्रीम में जाता है तो वो हार्ड स्किल्स पे फोकस करता है, जो उसकी टेक्निकली लाइन में है उसी पे फोकस करता है। कभी कभी वो हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स में फोकस करना भूल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर बंदा जो है या बंदी है, ये दोनों जो है, अगर सॉफ्ट स्किल्स है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, ये सब भी करिकुलम में साइड में उसको पढ़ाते जाते हैं विद ग्रुप डिस्कशन सेशन, विद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ऑल दोस थिंग्स, तो ये काफी एक कड़ी साबित होगी आगे जाके बच्चों को इनोवेशन के ट्रैक में लेके जाने का। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि उनका विचार कितना पैशनेट है, सफलता या निष्फलता वो तो जीवन में एक भाग है, अगर निष्फलता मिलती है फिर भी वो सफलता के ट्रैक पे कैसे बाउंस बैक, कितने टाइम में आना चाहते हैं वापस, वही सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से स्टार्टअप की रहेगा सर फ्यूचर में। डू यू थिंक सो लाइक दैट सर? या सो होता क्या है, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आया है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से बनाया गया था। मतलब एक आदमी सिर्फ व्हील बनाएगा, एक आदमी उसको व्हील को अटैच करके गाड़ी बनाएगा, सो एवरीथिंग वाज सुपर स्पेशलाइज्ड। लेकिन स्पेशलाइजेशन का जमाना अभी थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई नया टेक्नोलॉजी चाहिए आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई नई आइडियाज चाहिए आप गूगल माँ के पास सब कुछ है। जब भारत माँ के पास नहीं होगा तो गूगल माँ तो जरूर देगी आपको। लिटरली ऑल आइडियाज आर नाउ ऑन द इंटरनेट। सो व्हाट इज रिमेनिंग इज नाउ द इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, उसमें से मुझे क्या काम करना है, उसमें से मुझे कहाँ फोकस करना है। सो प्रॉब्लम क्या होता है, ऑन वन हैंड वी वांट टू फोकस बट वी डोंट वांट टू फोकस इन कन्वेंशनल वेज। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीख रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे और मैकेनिकल ना समझे, अगर वो तो रोबोटिक्स में नहीं काम कर सकते। अगर सिर्फ मैकेनिकल करे तो भी रोबोटिक्स में नहीं काम कर सकते। जो नई टेक्निक्स आएंगे, जो नई टेक्नोलॉजीज आएंगे, उसमें इट इज ऑलवेज क्रॉस फंक्शनल, अनेक चीजों का मिलावट होता है। जैसे अगर कोई नया रेसिपी बनाए, सिर्फ आलू से तो नहीं बनेगा, थोड़ा आलू, थोड़ा फाफड़ा, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। सो थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलप करना है, लीडरशिप डेवलप करना है, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग डेप्थ होना चाहिए इन अ फ्यू एरियाज, जो कि हो रहा है, लेकिन उनको थोड़ा ब्रेड भी होना पड़ता है। सो एक तो स्किल्स में भी थोड़ा सा ब्रेड होना चाहिए, कैनॉट बी जस्ट वन एरिया, मे बी 2 or 3 एरियाज, दैट वे एटलीस्ट क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। और उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि कैसे अगर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, अगर मैं खुद ही सीखना जाऊँ तो मुझे सिर्फ गूगल पे ही बैठना पड़ेगा, या आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। लेकिन अगर मैं लोगों के साथ संपर्क करके अगर सीखना चाहता हूँ, विच इज द मोर कन्वेंशनल थिंग, अगर मैं कुछ डाउट्स है, अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं किसी को पूछना चाहता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट बात करने की ताकत होनी चाहिए। सो इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। और इवन लैंग्वेजेस में भी अपने देश में पॉजिटिवली देखे जाए तो एटलीस्ट 30 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं एंड हजारों माइनर लैंग्वेजेस हैं, मोर देन 1000। सो कई लोग बोलेंगे ये तो वीकनेस है, अगर एक ही लैंग्वेज में बात करते, तो वीकनेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हिंदी आती है एंड कई लोगों को अंग्रेजी भी आती है। सो वी कैन इजिली कम्युनिकेट एनीवेयर इन इंडिया, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, राइट? लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे हिमाचल में कुछ कोई जड़ी बूटी दिखाई दी, तो मुझे थोड़ी तो हिमाचली आनी चाहिए। अगर मैं उत्तराखंड गया तो या तो कुमाऊनी, या तो क्या कहते हैं उसको, लोकल लैंग्वेजेस सीखना बहुत जरूरी है, गढ़वाली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू कम्युनिकेट। सो इवन बिफोर लैंग्वेज, लोगों की मनोभावना कैसी है, लोग चाहते क्या है, मैं किसके साथ करूँ काम, क्यों करूँ काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम ज्यादातर
पुश करते हैं जब नया बिजनेस शुरू करना है कि क्या करें, लेकिन क्या से पहले सवाल पूछे क्यों करें, किस लिए करना है मुझे। अगर ये क्लियर हुआ कि हमें अपने गांव को एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो फिर हम सोलर की तरफ देखेंगे। तो अगर आपने कहा मैं सोलर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप सीख सकते हो। सीखने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन नाउ। अंडरस्टैंडिंग में हमें थोड़ा कोशिश करना पड़ता है, लेकिन देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिलेगा। सवाल यह है कि आपको कितनी दृढ़ता है, अपना कितना डीप जाना है, और कितने हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड interpersonal skills are important, patience is important, finding multiple ways। अगर एक चीज ही अगर आप करते रहो, पैंडेमिक आ गया, सडनली वो चीज बंद हो गई, जैसे जूते रिपेयर करने वालों का बिजनेस एकदम बंद हो गया, या कई चीजें एकदम से बंद हो गए, हेयर कटिंग का भी बिजनेस बंद हो गया। मैं भी अपने खुद का हेयर काटने जा रहा हूँ और ये हाल हो जाता है, लेकिन कई लोग अभी नहीं जा रहे हेयर कट वालों के पास, क्यों? सेफ्टी के लिए। सो इट इज बेटर कि हम 2-3 चीजें सीखें। और अगर आप रूरल इंडिया में देखें, जो सबसे अनएजुकेटेड लोग हैं, वो कम से कम 2-3 स्किल्स सीख लेते, सिर्फ एक स्किल पे नहीं जीतते। उनको कई चीजें पता होती है, जो कि हम सिटीज में नहीं कर रहे हैं आजकल। हम कह रहे सिर्फ मुझे कॉमर्स सीखना है, या सिर्फ मुझे इलेक्ट्रिकल सीखना है, और इलेक्ट्रिकल में मेरे को सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक सीखना है। सो दैट इज सुपर स्पेशलाइज। सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। It is better if we are super specializing, use at least super specialize in 2 or 3 areas, so that you can be more flexible. अगर भाषाएं भी सीख रहे हैं, it is better we learn 2 or 3, at least राष्ट्रभाषा तो मिनिमम आनी चाहिए। अगर आपको इंडिया में रहना तो हिंदी, एटलीस्ट बेसिक हिंदी तो आनी चाहिए। उसके साथ अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल पे बिजनेस करना चाहते हो, और आप जिस प्रांत में रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, तो एटलीस्ट 2-3 साल में अगर मैंने थोड़ी तो गुजराती if I can't speak in Gujarati, then I'll cut myself off from 90% of people who are very comfortable in Gujarati. इसके लिए थोड़ी थोड़ी गुजराती तो सीखनी पड़ेगी। So आपने और क्या पूछा था सर? नहीं, फाइन सर। जो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों की बात की थी, वो आपने बेहतरीन डिस्कस किया। और जैसे आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो जब कोई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बेस्ड सेंट्रिफ्यूगल पंप से फ्लो कंट्रोल का काम करते हैं, एट दैट टाइम एट दैट प्रोजेक्ट विल कम टू नो कि पंप रिलेट्स टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट, बट दे हैव टू नो व्हाट इज स्टैटिक फ्लो, व्हाट इज स्टैटिक हेड, व्हाट इज द डायनेमिक हेड, पंप का फ्लो जो है वो किसमें मेजर होता है, फिर उसको पीएलसी में प्रोग्राम कैसे करते हैं, सो दैट कंसर्न्स टू ऑटोमेशन। सो नाउ ऑब्वियसली यंगस्टर्स आर लर्निंग सर दैट हमें कोई एक चीज से काम नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट 2-3 स्किल या 3-4 स्किल तो हमारे पास उसकी रहती है। बाकी तो हम नेटवर्किंग से हम कहीं से भी वो स्किल बेस्ड पर्सन अपने ग्रुप में हायर कर सकते हैं। लैंग्वेज का सर आपने बहुत बढ़िया पॉइंट दिया अभी कि लैंग्वेज से क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप के लिए कोई आगे सोचता है, तो वो जो नेटवर्किंग की कड़ी में एक एक बंदा उसके साथ जुड़ता जाता है, तो किसी जिस प्रांत का उस प्रांत की लैंग्वेज उसको थोड़ा बहुत आती है, तो सामने वाले को अपनापन जैसा फील होता है, और आप जो उसको कहना चाहते हो वो इजीली कन्विंस कर सकते हो। सो जो व्यूअर्स ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन पॉइंट निकले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में से शंकर भाई के साथ, कि हार्ड स्किल क्या रहता है, सॉफ्ट स्किल क्या रहता है, और आज के जमाने में स्टार्टअप के लिए क्या क्या तैयारी रहनी चाहिए। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी ये सब कोर्सेज अपडेट कर रही है, और बहुत बढ़िया उसमें प्रयत्न कर रही है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि what are the mistakes that leads to a failure of a startup entrepreneurship? स्टार्टअप जो है ऐसी कौन सी गलतियां कर जाते हैं, जैसे आप सब बोलते हैं कि सक्सेस स्टोरी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फेलियर स्टोरी कोई नहीं पढ़ता है। एक्चुअली फेलियर स्टोरी में से ही बहुत सारी सीख मिलती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो स्टार्टअप को फेलियर की ओर लेके जाता है? स्टार्टअप में जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप का बॉस है, वो ऐसी कौन सी चीजें ध्यान नहीं रखता है जो उसको फेलियर की ओर लेके जाता है? वेल, स्टार्टअप का मतलब ही होता है कोई नया इनोवेशन या नई कोई समथिंग न्यू, वेदर इट इज अ न्यू आइडिया और न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग,
or doing something that is done another place and bringing it to India, for example. So there is some novelty. So by definition, जब novelty है तो risk तो होगा ही, and risk है तो failure rate तो guaranteed है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि every single new idea will succeed. So सवाल यह है कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा स्टार्टअप, लोग स्टार्टअप अपने स्टार्टअप को अपने बच्चे की तरह देखते हैं. So they don't want that startup to get aborted or hurt in any way. So the question is, what will make it succeed or fail? The number one problem मैंने जो देखा है वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस. ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे मेरे को सब आता है. सब कैसे आएगा? हर एक के लिमिटेशन तो होता ही है. सब हम गूगल पे देख सकते हैं, बट वी वोंट हैव डीप नॉलेज. सो जब हम टीम बनाते हैं कोई स्टार्टअप की, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फुल्ली अंडरस्टैंड करें, और हम जो करना चाहते हैं, व्हाई एम आई डूइंग इट, ये क्वेश्चन फुल्ली अंडरस्टैंड हो. अगर मोटिवेशन ना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई नई स्टार्टअप खोली, लेकिन मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में, तो जब मुश्किल होगा, जब डिफिकल्ट होगा, तो मैं छोड़ दूंगा उसे, क्योंकि मेरा अंदर से मोटिवेशन तो है ही नहीं. मैं तो अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, देन इट वोंट लास्ट. बिकॉज जैसे पैंडेमिक के टाइम पे 70-80% of new startups will just disappear, not because they were not good ideas, but because that tenacity, that courage जो चाहिए होता है, वो नहीं होगा if you're not totally emotionally, spiritually, logically committed to the new idea or the new invention. And also कि जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हो, let's say I'm very fluent in Marathi and Hindi. So Bombay is a very natural place for me. But if I go to a new place, then जब तक मुझे उस एरिया के साथ लगाव ना हो, उन लोगों के साथ अटैचमेंट ना हो, बॉन्ड ना हो, तब तक द चांसेस आर कि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो तो जाने दे यार, असम में कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं मेघालय चला जाऊंगा, और I'll go somewhere else. So commitment नहीं होगा. So that's why it is most important to understand कि मैं क्यों कर रहा हूँ और किन लोगों के साथ करना चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं अलग अलग जगह जाता हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग वेयर. लेकिन जब हम काम शुरू करेंगे तो फोकस करना बहुत जरूरी है. अगर जैसे किसी ने नई आइडिया बताई थी रिसेंटली कि हम ऑनलाइन मेंटल हेल्थ करेंगे, यू नो आजकल बहुत लोग परेशान है, सो ऑनलाइन सुसाइड प्रिवेंशन का करेंगे. तो मैंने कहा तो आप कौन से भाषा में कर रहे हो? तो सभी भाषा में करेंगे. तो सभी भाषा में करना कोई मजाक नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कई लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एटलीस्ट अगर 20-30 अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में करना है, यू नीड समबडी हु कैन स्पीक दैट लैंग्वेज रियली वेल. एंड दूसरी बात यह है कि फिर उनको एक्सपर्टीज भी चाहिए साइकोलॉजी में या इसमें. सो कोई भी अगर जब हम स्टार्टअप या कोई नई आइडिया करते हैं तो हमें बहुत क्लियर फोकस होना चाहिए कि किसके लिए, क्यों कर रहे हैं, और हम बाद में हम क्या करेंगे. नहीं तो क्या होगा, जो बोलते हैं ना कि I'll do everything for everybody, they end up doing nothing for nobody. I mean फोकस होना बहुत जरूरी है. तो आप बोलोगे लेकिन हम फिर बड़ी कैसे होगी कंपनी? अरे छोटी सी छोटी चीज, जैसे जो सुई होते हैं ना, सुई धागा वाली, वो भी पूरी दुनिया को चाहिए होती है. So if you can just specialize and say I'll make a better pin, I'll make a better needle, उसमें भी मार्केट तो बहुत है. स्पेशली इंडिया में मार्केट की कोई कमी नहीं है, जबकि हम 130 करोड़ लोग हैं या ज्यादा ही है. तो लोगों की कोई कमी नहीं है, मार्केट की कोई कमी नहीं है. सो फोकस की कमी है. अगर जो भी हम करें फोकस्ड तरीके से, क्यों करना है, किन लोगों के लिए करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इस ऑर्डर में जाए तो बहुत अच्छा होता. एंड देन अगेन जब हम टीम बनाएंगे, अगर हम कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट लें, जैसे रोबोट्स बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों बनाना है? अगर हमारे देश में लोगों की कमी है तो रोबोट्स जरूर बनाना, लेकिन हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है. और अगर आपको सर्जरी के लिए रोबोट्स बनाने, कोई स्पेशलाइज सर्जरी के लिए जिसमें सर्जन्स की कमी है, मेक सेंस. तो लेकिन आपको सर्जन्स की मदद चाहिए, जरूरी है. यू नीड टू हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन दैट केस. सो फर्स्ट डिटरमिन क्यों करना है और किन लोगों के लिए करना है,
फिर अपने आप पता चलेगा कि कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आपको सर्जरी के लिए इक्विपमेंट चाहिए, then you need at least a few surgeons who understand that business. अगर सोलर पैनल बनाना है तो आपको एनर्जी के बारे में कुछ समझना चाहिए, पैनल्स कैसे बनाते हैं, मटेरियल साइंस के बारे में चाहिए। सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे लोगों की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप कुछ करना चाहते हो तो एटलीस्ट अगर एक एरिया में स्पेशलाइज हो तो एटलीस्ट 2-3 एरियाज के बारे में आपको थोड़ा तो जनरल नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आप टीम बनाओगे उसमें हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। कोई फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, कोई फंड रेजिंग में, कोई मार्केटिंग में जो आराम से बात कर सकता है नए लोगों के साथ, कोई ऑपरेशंस में कैसे पूरे टीम को साथ में लाकर स्केड्यूल के अनुसार कैसे काम करवाएं। फिर ईच एरिया में टेक्नोलॉजी में भी, या आप जो करना चाहते हो, अगर सिंपल चीज, अगर आप फाफड़ा की भी कंपनी खोलो तो फाफड़ा बनाने वाला चाहिए जो शेफ है, और अगर एक ही शेफ है और वो बीमार हो गया एक दिन तो आप क्या करोगे? सो एटलीस्ट 1 या 2 शेफ की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी तो आपको अनेक लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो अंडरस्टैंडिंग दैट having a balanced team, having a team with all the right ingredients बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप भेल बना रहे हो लेकिन आपके पास भेल की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ना हो तो भेल ठीक नहीं होगा। आप अलग टाइप का भेल बना सकते हो लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ और चाहिए होगा। जैसे मैं मेक्सिको में बैठकर भेल बनाने के प्रयोग कर रहा था, तो चने तो थे, बहुत अच्छा था, लेकिन पूरियां नहीं थी, तो टाकोस मिले। तो टाकोस को टुकड़े करके मैं ऐसे सोच रहा था, अच्छा ये मेक्सिकन भेल है। तो हाँ, चटनियां नहीं थी लेकिन सालसा थे। सो बाय द टाइम आई मेड इट, इट बिकेम अ मेक्सिकन भेल जिसमें टाकोस, सालसा, थोड़ा अनियन, थोड़ा गार्बांजो मतलब चने, थोड़े सिंगदाने मिलाकर बना दिया। तो वैसे जहां भी हम कोई नई चीज बना रहे हैं तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए। और एक आदमी के पास सब कुछ होना बहुत मुश्किल होता है। जब जरूरत पड़े, इवन इफ अगर मैंने पूरा प्रोडक्ट बना दिया जैसे मेक्सिकन भेल, उसको मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि क्यों मेक्सिकन भेल ट्राई करें, जबकि अपना देसी भेल तो बहुत अच्छा है। तो नीड होनी चाहिए, लोगों को जरूरत होनी चाहिए आप जब बना रहे हो। तो ये सब में प्रॉब्लम होता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग हम क्यों कर रहे हैं, और हमारा मार्केट कौन है, किसके लिए बना रहे हैं। और अगर हम ये क्लियर है कि हम क्यों कर रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं, तो फिर क्या बनाना है, एंड वो बनाने के लिए हम कैसे, लोगों की जरूरत है, उनके बैकग्राउंड कैसे होने चाहिए, उनके पर्सनालिटीज कैसे होने चाहिए, वो लोग मिलजुल कर काम कर सकेंगे या नहीं। सो इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे थे ना, अंडरस्टैंडिंग व्हाई एम आई डूइंग, who am I serving, what am I doing, how am I doing, इसके लिए सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। एम्पैथी की जरूरत होती है, कंपैशन की जरूरत होती है, क्लैरिटी की जरूरत होती है, शार्पनेस की जरूरत होती है, जो कि कोई डोमेन में नहीं, मतलब ये तो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कारपेंटर हो, इन सब के लिए ये सॉफ्ट स्किल की जरूरत होती है। इसलिए हम ज्यादातर आजकल सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं। बढ़िया सर। तो सर ये डिस्कशन को मैं 3 पॉइंट्स में समराइज करता हूँ कि हमें क्यों करना है। तो जब क्यों करना है का या गोल क्या है, तो वो विजन होता है, वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग प्रोडक्ट से लेके पीओसी, प्रोटोटाइप, एमवीपी में जब हम बाहर के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का फीडबैक लेते हैं, वहां से जब वो स्टार्टअप में पिच डेक देते हैं, पिच डेक सेशन में वो कन्विंस करना चाहते हैं, जहाँ अकेला टेक्निकल फोकस नहीं करना है, लेकिन आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, आपका स्केलेबिलिटी क्या है, इन फ्यूचर आप मल्टीपल मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हो कि नहीं, वहां तक का एक विजन जो है वो स्टार्टअप लीडर में क्लियर होना चाहिए, जो स्टार्टअप का जो बॉस है। फिर दूसरा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है टीम फॉर्मेशन का। ऐसा हो सकता है कि एक बंदे के पास 10 स्किल या 12 स्किल ना हो, कुछ स्किल इनके पास हो सकता है, 8 स्किल या सॉफ्ट स्किल, लेकिन उसकी टीम ऐसे होनी चाहिए कि जो एक दूसरे के पूरक साबित हो, जो एक दूसरे का गैप्स फिलअप कर सके और एक दूसरे को उसमें कोऑपरेट करके कॉमन हित के लिए आगे बढ़े। तो कॉमन हित के लिए जब आगे बढ़ेंगे तब इंडिविजुअल का प्रोग्रेस तो बाय डिफॉल्ट होने वाला ही है। तो वो दूसरी बेहतरीन बात आपके साथ ये डिस्कशन में से निकली। और तीसरी जो आपने सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया है,
तो जैसे डेल कार्नेगी साहब की बुक है लीडरशिप पे, या किसी ऐसी जो बुक्स है, किताब है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीजें आपको अंदर फिट करने में हेल्प करती है कि ये स्किल्स आप में कैसे आ सकती है, और जब ऑड्स आप फेस करते हो तो आप कैसे उसको सस्टेन कर सकते हो फॉर अ मोमेंट, वो भी एक स्किल है। तो वो जो आगे जाके आपको सुसाइड ऐसी चीज नहीं करने देंगे। तो वो काफी सर बेहतरीन 4-5 चीजें इसमें से डिस्कशन में से निकल आई है। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? हाँ जी जी सर। The opportunity of different types of startup for specifically during this COVID-19 pandemic, कैसे कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप रहेंगे सर जिसकी एक लाइफ स्पान रहेगी, क्योंकि ये डिसाइड नहीं है कि कोविड-19 कब जाएगा एक्चुअली यहाँ से। तो ये बच्चे बहुत सवाल करते हैं कि ऐसे सर ऐसे अभी हमको स्टार्टअप पे कोई एरिया में फोकस करना है कि जहां हम फोकस करके कुछ बढ़िया कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से एरिया रहेंगे? अगर आप अपने मोहल्ले में अपने नेबरहुड में देखें तो जरूरतें तो बहुत है। बेसिक चीजें जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कई प्रॉब्लम्स है। खाना तो है हमारे पास, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स है। तो वैसे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं एंड सॉल्यूशंस की जरूरत तो बहुत है। अभी बारिश हो रही है, 7 days कंटिन्यूसली बारिश हुई बड़ौदा में, तो कई जगह पे पानी मतलब स्टैग्नेंट हो गया है। तो बेटर सुएज, बेटर प्लम्बिंग, एंड इन मेनी ऑफ दीज एरियाज खास इनोवेशन की भी जरूरत नहीं, डिटर्मिनेशन की जरूरत है कि हम ये सब बदलाव ले आएंगे। एंड अगर आप कंपेयर करो 30 साल पहले और अब में, सो हमारे पास मटेरियल तो सब चीज़ों में है, नो हाउ तो सब चीज़ों में है, लेकिन कई बार प्रायोरिटाइजेशन बराबर नहीं होता। जैसे until recently स्वच्छता was not given as much importance। स्वच्छता की बात तो सब लोग कर रहे थे, बट जब इंदौर जैसे शहर में अगर कचरा कोई भी फेंकता, मैं अपने रिक्शे वाले के साथ जा रहा था, रिक्शा वाला बोलता है सर आप खाना खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चना खा रहे, सिंगदाना खा रहे, लेकिन आप इंदौर आए हो, पेपर मुझे दे दीजिए, पेपर ना फेंके। आप पान खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पान बाहर ना थूकिए। तो मैंने बोला आपको ऐसे लगता है सच में? नहीं, हाँ, हमारा शहर सबसे क्लीन शहर है और हम चाहते हैं ये हम हर नागरिक में एक टाइप की क्लैरिटी आई है कि आई वांट टू कीप इट क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड डायनामिक। एंड इंदौर में जो क्लैरिटी आई है ना, वो बहुत कम जगह पे ऐसे दिखाई देता है। सूरत का एक एग्जांपल बताता हूँ। करीबन आई थिंक 25 साल पहले एक बहुत खतरनाक प्लेग आया था। प्लेग को क्या कहते हैं, हेजा, आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड इन हिंदी, लेकिन उस प्लेग की वजह से बहुत लोग मर गए या डिसीज हो गया, बहुत डेंजरस डिसीज था और इतनी जल्दी से फैला कि गवर्नमेंट भी एकदम से उसे संभाल नहीं सकी। लेकिन जब ये आकर चला गया, लोगों में एक टाइप की डिटर्मिनेशन आई कि हमने इस सूरत को बहुत ज्यादा बदसूरत कर दिया है, गंदा कर दिया है, हमें बिल्कुल दिस इज नॉट ओके। तो अब अगर आप सूरत जाए तो ऑलमोस्ट पूरा शहर साफ है। गुजरात में शायद वो सबसे बड़ा साफ शहर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों को क्लियर हुआ कि कचरे की वजह से हमारे बच्चों को धोखा, हमारे बड़ों को धोखा, हमारे सभी लोगों के लिए डेंजर है, तो उन्होंने पूरा बदल दिया। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, जैसा भी हमने स्वच्छ भारत का डिटर्मिनेशन किया, अगर हर आदमी को, हर औरत को लगे कि जो भी मैं कर रहा हूँ कचरा है, तो ठीक है मैं कचरा घर ले जाऊंगा, मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊंगा, रास्ते पे नहीं छोड़ के जाऊंगा, अगर ये क्लियर हुआ तो अपने आप हो जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारी जरूरतें हैं, देयर इज नो वन पर्टिकुलर ये। अगर आप क्राउडेड एरिया में जाओ, जैसे कोई मास्क बनाओ, मास्क आई थिंक मुझे लग रहा अभी काफी मास्क बन गए। वेंटिलेटर्स, हाँ वेंटिलेटर्स बहुत यूजफुल है, लेकिन हर बीमारी का के लिए तो नहीं चाहिए वेंटिलेटर्स। सो ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपने ही मोहल्ले में देख सकते हो। इन योर ओन नेबरहुड यू विल फाइंड देयर आर मेनी थिंग्स। तो मैं नहीं बताऊंगा कि आपके नेबरहुड में क्या है, मुझे नहीं पता, आपको जाकर देखना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा कि क्या मिसिंग है मेरी लाइफ में।
अगर कोई आपकी माँ बहन या कोई डैडी भाई बोले कि मुझे ये चाहिए नहीं है, तो वहां पर नोट्स लिखना शुरू कर दो कि क्या चीजें मिसिंग है। जैसे एनर्जी इज अ बिग प्रॉब्लम, वैसे ही हेल्थ केयर इज अनदर बिग प्रॉब्लम। हॉस्पिटल्स है लेकिन हर हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है। सो सुविधाएं लाना, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, ऐसे हर एरिया में फूड है, खाना है, लेकिन खाने का डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। सो वो सबसे बड़ा फर्क है डेवलपिंग एंड डेवलप में, कि डेवलप नेशंस में वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, हम अभी भी उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम 30 साल पहले को कंपेयर करें, बहुत प्रगति हुई है, इट विल कंटिन्यू। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि प्रगति होती रहेगी। लेकिन हमें नाक कान आंखें सब खोल कर देखना चाहिए, हमारे एरिया में क्या चाहिए। डोंट थिंक अबाउट नागालैंड में क्या चाहिए, त्रिपुरा में क्या चाहिए। इफ यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, बॉम्बे में क्या चाहिए वो सोचो। अगर आप गांव गए अपने, तो गांव में क्या क्या मिसिंग है वो देखो। तो जहां पर भी आप हो, वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सर इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि आपने 3 चीजें इसमें आपने बताई जिसको हम एक समराइज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप, तो मैंने काफी पढ़ा है ऐसे कि अभी देखा है कि डॉक्टर्स जो है कोविड-19 में जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन देने लगे। ऑनलाइन पेशेंट से उनका बातें रहती है, उनके सिम्टम्स जानते हैं और उसके हिसाब से वो दवाई भी सजेस्ट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। तो एक हेल्थ बेस्ड स्टार्टअप का एक कोविड-19 में अभी थोड़ा बढ़िया चांस रहता है। वैसे तो कोई भी आइडिया जो इनोवेशन में लेके जाते हैं वो सब स्टार्टअप बेहतरीन ही रहते हैं। फिर एक एजुकेशन सेक्टर है कि जहाँ भी वर्क टू होम का जब चल रहा है, बच्चे भी घर से लेक्चर पढ़ रहे हैं, फैकल्टीज भी घर से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो ये एरिया में भी स्टार्टअप होता है। तीसरा आपने एक मुझे बताया, जैसे भोपाल वाला केस बताया जिसमें वो कचरा जो है वो डस्टबिन में डालने की बात हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह स्मार्ट डस्टबिन रखे कि जहाँ से प्रोग्रामिंग थ्रू या एलसीडी डिस्प्ले थ्रू म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्ट इंटीमेशन आए कि ये डस्टबिन अभी भर गया है, यहाँ से हमें कचरा उठाना है। तो ऑटोमेशन से वो हो सकता है, लेकिन ऑटोमेशन अपनी जगह से ठीक रहेगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब तक हर आदमी अपनी जिम्मेदारी फॉलो नहीं करेगा कि नहीं ये कचरा जो यहाँ पे पड़ा है वो गंदगी फैलाता है और ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, भले यहाँ पे आजू बाजू के एरिया में स्वीपर रहेगा, लेकिन it is also my moral responsibility to pick it and to put it into the dustbin। अगर ऑटोमेशन के साथ ये दोनों चीजें हो जाती है तो हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो काफी हद तक बेहतरीन तरीके से सर हो सकता है। शिंदर भाई, मुझे पक्का लगता है कि ये सेशन जब खत्म होगा और ये जब फेसबुक पे ये वीडियो वायरल होगा, तो जो भी इसके लिसनर्स रहेंगे ना, इसको इसमें से बहुत बेहतरीन चीजें जानने को मिलेंगी। जो युवा वर्ग है जो स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे जो स्टार्टअप के लिए जानना चाहते हैं कि एक्चुअली स्टार्टअप क्या है, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आप ये सेशन में हमारे साथ जुड़े और आपका कीमती वक्त हमें दे रहे। अगर आपकी परवानगी है सर, तो आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। सर, रोल ऑफ, काफी डिस्कशन का भी पॉइंट है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमिया लिंकेज। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और इंडस्ट्री है, उनका लिंकेज जो है प्रॉपर, वो कैसे आत्मनिर्भरता की ओर हमें लेके जाएगा? सर, अगर आपका मैं जवाब दूं तो आई विल गिव इन टर्म्स ऑफ जो ऑलरेडी हो रहा है दुनिया में। सैन फ्रांसिस्को में जो बड़े कॉलेजेस है, जैसे स्टैनफोर्ड है, बर्कली है, एंड इवन मीडियम साइज के कॉलेजेस है, सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी, और अभी जो भी नए छोटे छोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वो सब एक ही चीज सोचते हैं कि सिलिकॉन वैली में इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सोलर कैसे निर्माण करें। सो नॉट ओनली द बिजनेस पीपल बट आल्सो द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमेशा एक कॉमन गोल की तरफ जाते रहते हैं। जैसे वहां पर ट्रांजिस्टर भी बना था, जैसे जो अपने हर कंप्यूटर में होता है, वहां पर डिस्क ड्राइव भी बना था, जो कि हार्ड ड्राइव होता है आपके फोन में। वहां पर सॉफ्टवेयर भी बना था, जैसे याहू है, गूगल है, एंड इवन कंपनियां जैसे फेसबुक वहां तो नहीं बना था, इट वाज स्टार्टेड इन हार्वर्ड मैसाचुसेट्स 2000-2500 मील दूर।
लेकिन उसको यहाँ लाया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ वातावरण अच्छा था। सो इंडस्ट्री एकेडमिया जब साथ में आते हैं तो वो स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल को मदद कर सकते हैं टू क्रिएट दैट वातावरण, टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। एग्जाम्पल्स लाइक जैसे हमने बोला सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स चाहिए, whether it's public speaking or it's developing patience, whether it is how to collaborate or how to tell the story properly. तो इन सब चीजों में सॉफ्ट स्किल में तो बहुत जरूरी है। तो कॉलेजेस कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स कर सकते हैं, इवन प्राइवेट एकेडमिया भी कर सकते हैं। सो लाइकवाइज अगर वलसाड ने फोकस किया कि हमें वलसाड में कोई एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है, तो ये आएगा कहाँ से? जनरल इंफॉर्मेशन को तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए तो या तो ITI या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई प्राइवेट कॉलेज, तो उनका कोलैबोरेशन से होगा। होता क्या है कि कई जगह पर लोगों को बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, हम सब कुछ करेंगे, दूसरों को हम आने नहीं देंगे। वन ऑफ द रीजन ये हो रहा है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। जब 130 करोड़ लोग होते हैं और हर एक को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो एट एनी गिवन टाइम एक ही प्रधानमंत्री बन सकता है ना। तो compete करना है तो इस तरह compete करे कि हर एक को अपना स्थान मिले। हर एक को प्रधानमंत्री बनना तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। हर एक को प्रेसिडेंट भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम ये देखें कि मुझे वो कुर्सी के पीछे जाने के बदले हम साथ में क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इंडस्ट्री हो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, जब वो लोग साथ में आते हैं कॉमन गोल्स बना सकते हैं। जैसे अब यूनाइटेड नेशंस ने SDG बनाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बहुत सारे लोग, कई देश आगे उसमें, कई NGOs आए हैं साथ में, कई गवर्नमेंट्स आए हैं साथ में, SDG की तरफ जा रहे हैं। जैसे डेनमार्क में हो रहा है, नॉर्वे में हो रहा है, अपने देश में भी स्वच्छ भारत इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट सस्टेनेबल गोल। एंड अगर लोगों को लग रहा था सिर्फ नारे, इट्स ऑल अबाउट नारे कर रहे हैं, बट अगर आप देखो अपने ही गांव में देखो, मैं बरोड़ा में हूँ, आप वलसाड में हो, 4-5 साल पहले और अब में कितना फर्क आया है। सो ये सबका थिंकिंग से यूनाइट करना पड़ता है। एजुकेशन में हम एजुकेट कर सकते हैं कि क्लीनलीनेस का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री में हम इंसेंटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने वेंडर को, कि अगर आप अपना ऑफिस क्लीन रखें, अगर आप डस्टबिन में डालें, अगर आप सेपरेट करें ऑर्गेनिक मटेरियल सेपरेट फ्रॉम रिसाइक्लेबल, सेपरेट फ्रॉम कचरा, तो कितना फर्क पड़ेगा। सो अलाइनमेंट की बहुत जरूरत है। एंड गॉन आर द डेज, पहले क्या होता था कि वो एक करिकुलम सेट कर दिया और चेंज ही नहीं होगा। अभी जो न्यू एजुकेशन प्रोग्राम या जो न्यू करिकुलम आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, it is very much, from my understanding, it is very much geared towards skills that can be used in creating new enterprises, new ideas, new innovations, rather than जब ब्रिटिशों के जमाने में चल रहा था। क्योंकि ब्रिटिशों का जो मकसद था वो बहुत अलग था। They wanted workers from India, उन्हें वर्कर्स की जरूरत थी और फिर पैसा सब इधर से उधर ले जाना चाहते थे। अब तो अपने ही देश में हमें सब कुछ करना है। सब कुछ तो ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर हमें डिटर्मिनेशन हो कि हमारे गांव की जो जरूरतें हैं एटलीस्ट 80-90% हम इसी गांव में करेंगे। पानी है, बेसिक चीज है, पानी नहीं है कई जगहों पर, इलेक्ट्रिसिटी बराबर नहीं है, ऑयल नहीं है कई जगह पर। सो अगर हम अपने ओर देखें, हमारे गांव की ओर देखें, तो एजुकेशन सिस्टम भी उस तरफ गियर करना चाहिए कि गांव की जो नीड्स है वो भी सोचना पड़ेगा। नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि जो नई एजुकेशनल पॉलिसी हो रही है, इट इज गियर्ड टुवर्ड्स लाइक थिंक लोकल एंड देन ग्रो ग्लोबल। अगर हम एक स्टैंडर्ड करिकुलम करें पूरी दुनिया के लिए, इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। इसलिए लैंग्वेजेस भी, लोकल लैंग्वेजेस की भी जरूरत पड़ती है, लोकल कल्चर का अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होता है। एक ही अगर पूरी यूनिवर्सल एक इंग्लिश से नहीं काम चलेगा, सिर्फ मार्केटिंग से नहीं काम चलेगा, फाइनेंस की भी जरूरत है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जब इंडस्ट्री के साथ काम करने लगेंगे तो मैजिक हो सकता है। इवन अमेरिका में भी सब जगह पर ये नहीं हो रहा है सर।
कुल मिला के मे बी 10 सिटीज में हो रहा है, आउट ऑफ मे बी 500 to 1000 cities. So 10 cities have the infrastructure for new product development, for new design and new innovation. और सर इसके रिलेटेड एक दो बढ़िया मैसेज यहाँ व्यूअर्स को मिले इसमें से। एक बात आपने बोली कि पद के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि बट नेचुरल है कि योग्य कार्य करते रहे आप, योग्य कार्य योग्य व्यक्ति को योग्य समय पे योग्य पद जो है वो कर्मा बैलेंस के सिद्धांत पे दे ही देता है सर। तो जब आप वर्क ओरिएंटेड या वर्क पे फोकस करेंगे तो बट नेचुरल है कि ये सब चीजें अपने रूटीन में बाय डिफॉल्ट आती रहती है भविष्य में आपके सर। और दूसरा इसमें से सर मुझे एक अच्छा कंक्लूजन निकला कि जैसे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हम इंस्टीट्यूट में या इम्पार्ट करें, उसमें हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स दोनों आ गए, इसके साथ हम इंडस्ट्री के साथ लिंकेज भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज सर हम जोड़ सकते हैं कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज में जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट को कोई फायदा हो, इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है। जैसे इंस्टीट्यूट में कोई कैंडिडेट अभी अभी आईआईटी में से या एनआईटी में से रिसर्च करके आया है, तो लेटेस्ट ऑन गोइंग रिसर्च क्या है वो इंडस्ट्री को भी पता चल सकता है उससे। उसमें कहीं प्रोग्रामिंग करना है तो उसमें वो दोनों साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं, और इंडस्ट्री के साथ रिसर्च फैसिलिटी में पैसे की कमी नहीं है, तो दोनों साथ में मिलकर सर बढ़िया काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 4th या 5th क्वेश्चन था जिसमें बहुत बढ़िया आउटकम बेस्ड कंक्लूजन निकल रहे हैं। विथ योर ड्यू परमिशन सर, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? श्योर। फाइन सर। Sir, what is the best advice for any young CEO who is starting the startup first time? पहली बार कर रहा है, बहुत सारे लोग उनको अलग अलग बातें बता रहे हैं, फैमिली बता रही है कि भाई आप स्टार्टअप मत करो, आप जॉब करो, स्टार्टअप में तो पता नहीं है कि सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आगे जाके शादी करनी है, कौन आपसे शादी करेगा। बच्चे ऐसा बोल्डली मेरे साथ डिस्कस करते हैं ये सब चीजें, तो हम लोग काफी मोटिवेट करते हैं। हाँ, बट ये सभी सवाल बराबर हैं। ऑल दीज कंसर्न्स आर रियल। हमें अपने समाज में रहना है। अगर ऐसा कंडीशन होगा कि लड़की उसी को देंगे जो आईबीएम में काम कर रहा है, तो फिर कहीं और जाना मुश्किल होगा। या अगर लड़की को नया स्टार्टअप खोलना है लेकिन उसको बहुत ट्रैवल करना है, और अगर माँ बाप ने ना बोल दिया, सो दैट ऑल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट। सो हमें अपनी परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं बता रहा था, पहले खुद को जानो कि मैं हूँ कौन, मुझ में क्या ताकत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मुझे नया कुछ आइडिया आ गया, जैसे अभी कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, तो मास्क की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन अगर मैं वेंटिलेटर करने लगा तो मुझ में पहले नॉलेज है क्या वेंटिलेटर के बारे में? आंसर इज नो। तो मुझे इंटरेस्ट है क्या उस एरिया में, वेंटिलेटर बनाने में? कैन आई गो फाइंड द राइट पर्सन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेंटिलेटर कंपनी? इंटरेस्ट भी नहीं है। सो बहुत जरूरी है कि हम जाने कि मुझे क्या आता है, मुझे किस एरिया में इंटरेस्ट है, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि ऐसे अगर डिसाइड करें कल से मैं कोई सीईओ बनना चाहता हूँ, तो इट्स लाइक पहले के जमाने में बड़े बड़े कंपनियों में 6 महीने नहीं हुए इंजीनियर बोलता मुझे मैनेजर बनना है। लेकिन मैनेज करना क्या चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो? मैनेजमेंट में जो स्ट्रेंथ्स चाहिए वो है आपके पास। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सब एक आदमी को आएगा। कोई लोग अपना स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। इफ आई एम अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, तो ऑर्गेनाइजिंग की स्ट्रेंथ इज वेरी हेल्पफुल। कोई मार्केटर है, कोई नीट डिटेल्स में वेरी डिटेल ओरिएंटेड, मेकिंग श्योर एवरी डिटेल इज डन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, सीईओ होते हैं। सीईओ का एक स्टैंडर्ड ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है कि सीईओ को लोगों के साथ मतलब मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर मेरा स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी है तो मुझे मार्केटिंग वाला के साथ भी काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन मार्केटिंग में अच्छा काम कर सके। तो ये जो नैक होता है टू अंडरस्टैंड कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे कहाँ डेवलप होना है और मैं किसको ले आऊँ सो दैट ए कंपनी बने। कंपनी का नाम ही वो है ना, कंपनी अलोन तो नहीं है। एक अकेला आदमी बहुत रेयरली बहुत कुछ कर सकता है, कविता लिख सकता है, गाना गा सकता है, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट एंटरप्राइज खोलनी है तो यू नीड द सपोर्ट।
अच्छा इन जनरल सर उसको इनके 4M को मैनेज करना है, मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल। ये 4 चीजें अगर वो सीईओ जो है, और सर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ चेंज हो रही है। जो फर्स्ट टाइम बंदा जो स्टार्टअप कर रहा है, उसको ये भी देखना है कि सक्सेस इतना जल्दी एक स्टेप में तो नहीं मिल जाएगा। तो वो जितना ऑड्स को फेस करता है और वो ऑड्स में से कैसे बेहतरीन तरीके से वो बाहर निकलता है विद पॉजिटिव एफर्ट एंड विद काम माइंड, ये भी सर काफी कुछ निर्भर करेगा कि वो कैसे जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हमें ऐसा लग रहा है लाइक लोग बोलते हैं एक साल में मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है। तो मतलब फर्स्ट एक साल में क्यों और 100 करोड़ क्यों? सो एक टाइप की ओवर कॉन्फिडेंस हुई है ऑन वन हैंड कि सब कुछ एक ही साल के अंदर होना चाहिए या 3 महीने में होना चाहिए। लेकिन अब इतने सारे टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हुए, आपके भी घर में एटलीस्ट एक बच्चा है, राइट? सो कितने महीने लगे बच्चा पैदा होने में? My daughter is in it present. It is in she's in नहीं 7th नहीं, बर्थ देने में, कंसेप्शन से पेट से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा? हाँ, that is 9 month time, sir. 9 मंथ्स। तो हजारों साल पहले भी 9 मंथ्स था, अभी भी 9 मंथ्स है। सो देर आर सम थिंग्स दैट डोंट चेंज। द आइडिया, अगर कोई बोले कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि बच्चा 9 मिनट में निकले, तो वो जो निकलेगा 9 मिनट में हैवान भी हो सकता है। सो देर आर टाइमलाइंस। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीईओ बनना चाहते हो, आप कोई नई आइडिया करना चाहते हो, तो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है कि हर चीज की एक टाइप की ऑर्गेनिक टाइमलाइन होती है। सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज इम्पोर्टेंट एंड रिस्पेक्टिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई समाज में सुधारना लाना चाहते हो, अपने समाज में बहुत चैलेंजेस हैं, सब जगह पर दुनिया भर चैलेंजेस है। जैसे मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर हम उस पर काम करें, लेट्स से एम्पावरिंग वुमेन, ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। जो प्रॉब्लम्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पे, उसको टाइम तो लगेगा ही। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सभी चीजें ओवरनाइट तो नहीं होगी, हर एक के अपने टाइमलाइंस होते हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे, मैं इतने कम टाइम में जवाब तो नहीं दे सकता सब कुछ। सर हमारे पास आपने बहुत बड़े आंसर भी दिए सर, और हमने काफी अच्छा डिस्कशन भी किया। मीटिंग क्लोज करने से पहले कोई ऐसा एक फिल्मी डायलॉग सर जो आपके दिमाग में एकदम बैठ गया हो, जो आप बोलते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है और नई दिशा देता है। तो एक है एक्चुअली, शोले पिक्चर तो देखा होगा आपने। बहुत बढ़िया सर। कुछ लोगों ने शोले देखा है, राइट? तो उसमें हाँ। एक हेमा मालिनी गाना गाती है और डांस करती है। जब इन लोगों को विलन अमजद खान ने पकड़ लिया है, हीरो लोगों को अमिताभ एंड धर्मेंद्र को बांध के रखना चाहिए। और फिर वो लोग काट तोड़ के फेंकते और बोलते डांस कर उस पे, याद है? हाँ। तो कौन सा गाना गाती है? कि बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी। एग्जैक्टली। तो स्टार्टअप में ये डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हो, मुश्किल तो होगा ही। ऐसा लगेगा कि मैं कांचों पे चल रहा हूँ और लोग और भी बॉटल तोड़ रहे हैं। तो उसके लिए डायलॉग होगा, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगा। एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट जेंडर रिलेटेड। लड़की हो या लड़का, नाचना तो पड़ेगा। ये सर ये स्टार्टअप होने के लिए मैसेज है कि जब तक है जान मैं डटा रहूंगा, वहां वो मैं डटा रहूंगा। सर ऐसा ही एक डायलॉग था, वो आनंद पिक्चर का था, मेरे ख्याल से राजेश खन्ना का था, कि बाबू मोशाय हमारे जो जीवन की डोर है हम सब तक टूट लिया है। तब किसी की बारी आ जाए किसको पता नहीं है, लेकिन जब तक जीना है तब तक बहुत बेहतरीन जीना है, कुछ ऐसा उसमें से निकलता है। वो सर एक और वो कोरोना के लिए भी अप्लाई होता है, आपने जो बोला। कभी भी कुछ भी बदल सकता है पैंडेमिक के टाइम। हमारे बच्चे जो है 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे कुछ बच्चे जो है वो देशभक्ति की 2-3 लाइनें गाते हैं। तो जब हम ये सेशन 2-3 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम भी सर ऐसा कुछ 2-3 लाइनें लाते हैं। मैंने सोच के रखा था कि आज क्या गाते हैं देशभक्ति के लिए, और आज ये उम्मीद करके बैठते हैं कि मैं, आप और ऐसे बहुत सारे लोग ये मुहिम में साथ में जुड़ेंगे कि जो वास्तविकता में उन्नत भारत की ओर देश को ले जाने में थोड़ी मदद करें।
सर ये लाइन इस तरह से, आपको मेरे पीछे गाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बोला था कि पीछे का जो 5-10 मिनट का सेशन है वो थोड़ा फन, थोड़ा हम हल्के से लेंगे, कि जिसको व्यूअर्स को मजा भी आया कि बेहतरीन चीजें उन्होंने बहुत हल्के तरीके से बताई। जरूर जरूर। कि हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, देश देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो कड़ी है सर, ये सेल्फलेस काम करने को हमें मैसेज देती है कि आप काम करते रहो। जैसे हमने बात की थी कि पद के लिए नहीं काम करना है, काम करते रहे, पद के लिए जो चीजें आती है वो तो आती रहेगी, जाती रहेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर आगे एक लाइन है सर उसमें, सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है, धूप मिटाने को सबकी, भूख मिटाने को सबकी, धरती पे होती खेती है, धरती पे होती खेती है, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। See, you know, every big enterprise starts with small steps. अगर आप चाहते हो कि कुछ भी नया करें, आज ही शुरुआत कीजिए छोटे स्टेप से। जैसे अगर मुझे कोई लैंग्वेज सीखना है, जैसे मुझे कुछ बेसिक सीखना है, मुझे पेशेंस सीखना है, आज ही शुरू करिए। हाँ, कांच तोड़कर उस पर चलने की कोशिश एक दिन में नहीं करना, थोड़ा टाइम लगेगा। वो तो हेमा मालिनी ने किया था, लेकिन वो शायद कांच नहीं था। बट स्टेप बाय स्टेप हमें स्टैमिना बिल्ड करना है। सर अब हमें सेशन थोड़ी देर में यहाँ खत्म होगा। कोई लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए आप कहना चाहेंगे कुछ सर? मैं यही कहूंगा कि ऐसे मौके दुनिया में बहुत कम मिलते हैं कि हमें क्लियर दिखाई दे कि जरूरतें क्या है। ये जो पैंडेमिक हो रहा है, ये जो कोरोना आया है, इसमें हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है कि कई लोगों के लिए खाना नहीं है, कई लोगों के कपड़े बराबर नहीं है, कई लोगों को के पास कंप्यूटर नहीं है, कई लोगों के पास बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कई लोगों को लैंग्वेजेस में कमी है, बहुत सारी है। अगर आप एक छोटी सी नोटबुक लेकर नोट्स भी लिखना लगे ना, या अगर आप इफ यू स्टार्ट जॉटिंग डाउन द नीड्स अपने कम्युनिटी में, आपको बहुत आइडियाज आएंगे। सब कुछ एक ही दिन करने का कोशिश मत करना, उसमें से 1 या 2 आइडियाज लो और बोलो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर मैं क्या कर सकती हूँ। और उस पर अगर आप टीम बनाए, ऐसे टीम बनाना जिसमें हर तरफ से अगर 360 डिग्री एंगल जो भी आप करना चाहते हो उसमें पूरी तरह से देखकर करना पड़ेगा। बट शुरुआत तो आज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कल तक वेट करें। सर मेरे तरफ से भी लास्ट मैसेज, बाद में हम विजय सर का भी फोन आ रहा है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिन की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़िए, खूब देश के लिए काम कीजिए, सेल्फलेस काम कीजिए, और हम सब मिलके कहीं ना कहीं राष्ट्र की उन्नति में एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा जरिया बनेंगे। इसी आशा के साथ शंकर हेमाड़ी सर का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं आशा रखूंगा कि जब ये वीडियो बाद में जब फेसबुक पे या किसी और माध्यम से वायरल होगा, तब बहुत सारे लोगों की लाइफ परिवर्तन में एक छोटा सा रोल प्ले करेगा। Really very thank you sir. I think so now we'll end this meeting and we'll again come back with some other topics and issues to discuss with sir. Thank you everybody. Salam, namaste. Thank you. Namaskar.